नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली खबर पे। पीएम आवास के पात्रों और अपात्रों के लिए रखे जाएंगे रजिस्टर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस सर्वे 2024 का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। नए निर्देशों के तहत सचिव और बीडीओ की जिम्मेदारी बढ़ गई है ताकि किसी पात्र को छूट न मिले और अपात्रों को आवास न मिले। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर 2 रजिस्टर रखे जाएंगे, जिनमें प्रतिदिन की गतिविधियां दर्ज होंगी। पात्रों के फोटोयुक्त पहचान पत्र जिला मुख्यालय पर सुरक्षित रखे जाएंगे। आवेदनों का सत्यापन हर हाल में 3 दिन के भीतर करना होगा। गुरुवार को जिला पंचायत सभागार में अफसरों द्वारा कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी दी गई। सीडीओ गौरव कुमार ने बताया कि पंचायत सचिव हर गांव में रजिस्टर रखेंगे, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 रजिस्टर कहा जाएगा। बीडीओ इस रजिस्टर का अवलोकन करेंगे और पात्रों और अपात्रों का नाम सार्वजनिक स्थल पर लिखवाएंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, लखनऊ के ढाबे पर विधायक के भाई ने दागी गोलियां, कई राउंड फायरिंग से मची भगदड़। लखनऊ के अयोध्या हाईवे पर स्थित चिन्हट कस्बे के आदर्श ढाबे की पार्किंग में बुधवार देर रात हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। कुछ युवकों और उनके सुरक्षा गार्डों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे ढाबे पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और फायरिंग से जुड़े खोखे बरामद किए। बताया जा रहा है कि घटना में बाराबंकी के एक विधायक का भाई भी शामिल था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। फायरिंग के दौरान ढाबे पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और कुछ लोग जान बचाकर भाग निकले। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोखे बरामद किए हैं और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कभी लगाता था चाउमीन का ठेला, आज है करोड़ों का मालिक। लखनऊ के मोहनलालगंज में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। करीब 27 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड राजन कभी चाउमीन का ठेला लगाता था, लेकिन अब वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। राजन ने फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से किसानों की जमीन हड़प ली और लग्जरी गाड़ियों व बाउंसरों के साथ रहने लगा। मोहनलालगंज पुलिस ने इस फर्जीवाड़े में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि राजन पहले चाउमीन बेचता था और अब उसने फर्जीवाड़े से करोड़ों की संपत्ति बना ली है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में फिर खुलेंगे नौकरी के रास्ते, सीएम योगी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के युवाओं के लिए एक बार फिर रोजगार के नए रास्ते खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने गोरखपुर में फॉरेस्ट्री कॉलेज स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे युवाओं को वन विभाग में नौकरी के अवसर मिल सके। सीएम ने कहा कि इस कॉलेज में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जो वन विभाग की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में जटायु राजगिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि विकास तभी टिकाऊ होगा जब वह प्रकृति और पर्यावरण को बचाकर किया जाए। ये केंद्र वन्यजीव संरक्षण के लिए दुनिया में अपनी तरह का पहला केंद्र है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट में एस बड़ी ई बंद, यात्रियों की हालत बिगड़ी। दिल्ली से वाराणसी जा रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6A2235 में टेक ऑफ से पहले ही एस बड़ी ई काम करना बंद कर दिया, जिससे फ्लाइट में यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। गर्मी और ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 यात्री बेहोश हो गए। यात्रियों ने फ्लाइट क्रू से शिकायत की, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फ्लाइट के दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बेहोश हुए यात्रियों को बाद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी के 3 जिलों से देहरादून के लिए चलेगी लग्जरी बस, जाने रूट, किराया और टाइमिंग। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत गोरखपुर से देहरादून तक लग्जरी बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। गोरखपुर परिवहन निगम ने 14 बसों की सूची विभाग को भेज दी है। नवंबर 2024 तक नई बसें मिलने की संभावना है, जिसके बाद यात्रियों को आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। अभी साधारण सरकारी बसें ही चल रही हैं, लेकिन जल्द ही एस बड़ी ई लग्जरी बसें लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज से भी चलेंगी। लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज में 4-4 बसें उपलब्ध होंगी, जबकि देहरादून में 2 बसें चलेंगी। किराया अभी तय नहीं किया गया है, दूरी के अनुसार इसे तय किया जाएगा।
आप इन बसों का टिकट ऑनलाइन या काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी के इस जिले में 1000 करोड़ रुपए से बनेगा मिनी एम्स, खाका तैयार। उत्तर प्रदेश के आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज का मिनी एम्स के लिए खाका तैयार हो चुका है। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से 12 ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिसमें कैंसर, किडनी और हृदय जैसे गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा होगी। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसे पूरा होने में 2 से 3 साल लगेंगे। इसके अंतर्गत 12 ब्लॉक बनेंगे, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, ऑपरेशन और आपातकालीन सेवाएं शामिल होंगी। इस परियोजना का पहला चरण 500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। पूरा होने के बाद मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूसरे शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को दिया गया स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा, उपभोक्ता परिषद की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को स्मार्ट मीटर लगाने का जिम्मा सौंपा गया है, जिससे मीटरों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इन कंपनियों को गोवा में खराब गुणवत्ता के कारण ब्लैकलिस्ट किया गया था। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है और पावर कारपोरेशन से दागी कंपनियों से मीटर न लगाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए 27,000 करोड़ रुपए की लागत से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है। इस काम के लिए 3 कंपनियों को ठेके दिए गए हैं, जिनमें से मेसर्स जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 7,200 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 25 वर्षीय युवक की मौत, मां भी बीमार, सीएमओ ने दी सलाह। यूपी में स्वाइन फ्लू के कारण एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया है। युवक की मां में भी स्वाइन फ्लू के लक्षण दिखे हैं, जिसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और सीएमओ ने लोगों को सतर्कता बरतने और जांच कराने की सलाह दी है। युवक को 1 महीने पहले बुखार आया था, जिसके बाद इलाज के लिए आगरा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालांकि 5 दिन बाद उसे घर लाया गया, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ गई। बाद में उसे गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी ने आंध्र प्रदेश और बिहार को पीछे छोड़ा। सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण में बना नंबर 1। उत्तर प्रदेश ने सरकारी अस्पतालों में ओपीडी पंजीकरण के मामले में आंध्र प्रदेश और बिहार को पीछे छोड़ दिया है और देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल रहा है, जिससे ओपीडी पंजीकरण की संख्या में वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश में 1 करोड़ 24 लाख ओपीडी टोकन जारी किए गए हैं, जबकि तमिलनाडु और केरल में 10,000 से कम ओपीडी टोकन जारी किए गए हैं। पिछले 2 वर्षों में प्रदेश में करीब 4 करोड़ 70 लाख ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी का बड़ा बयान, मकान नहीं टूटने चाहिए, मुआवजा 4 गुना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 635 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विकास और सुरक्षा का मॉडल ही उज्जवल भविष्य की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री ने 4 लेन सड़क के निर्माण में मकानों को न टूटने देने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि अगर नक्शा बदलना पड़े तो बदला जाए, लेकिन मकान न टूटे। इसके साथ ही मुआवजा 4 गुना देने की भी घोषणा की है। इन परियोजनाओं में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट पंचायत भवन और रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण भी शामिल है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर आरोप। सुल्तानपुर में पुलिस द्वारा डकैती के एक आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इस पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने जाति देखकर जान ली। अखिलेश ने एक्स, पूर्व में ट्विटर पर लिखा कि मुख्य आरोपी से सरेंडर करवाकर कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि जब आरोपी ने सरेंडर कर दिया तो लूट का सारा माल वापस होना चाहिए और सरकार को मुआवजा देना चाहिए। अखिलेश ने नकली एनकाउंटर की निंदा करते हुए कहा कि असली समाधान कानून व्यवस्था में सुधार है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का अखिलेश पर पलटवार। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के आरोपों के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया। चौधरी ने कहा कि अपराध और अपराधियों में जाति देखने का काम समाजवादी पार्टी करती है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार अराजक तत्वों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और उपचुनावों के लिए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। चौधरी ने भरोसा जताया कि आगामी उपचुनाव में भाजपा सभी सीटों पर विजय हासिल करेगी।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें प्रयागराज में ओएनजीसी की रिफाइनरी से मिलेंगे रोजगार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी और भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल एक बड़ी रिफाइनरी लगाने की योजना बना रहे हैं। इस परियोजना में लगभग 700 अरब रुपए का निवेश होगा। इस रिफाइनरी से हजारों लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। मथुरा के बाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा फ्यूल हब बनेगा। ये रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इसके साथ ही इस परियोजना से प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वाराणसी में हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिटी का निर्माण शुरू। वाराणसी के राजतालाब में हाईटेक ट्रांसपोर्ट सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण वीडीए इस परियोजना के तहत 207 एकड़ जमीन पर ट्रांसपोर्ट सिटी विकसित कर रहा है। यहां ट्रांसपोर्टर को प्लॉट्स दिए जाएंगे और 500 फ्लैट्स निम्न आय वर्ग के लिए बनाए जाएंगे। अक्टूबर से प्लॉट की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस परियोजना से वाराणसी को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है कानपुर रिंग रोड के लिए जमीन हस्तांतरण की तैयारी। कानपुर में रिंग रोड निर्माण के लिए नगर निगम ने चकेरी और कुलगांव में जमीन देने का फैसला किया है। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद शासन से अंतिम स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। रिंग रोड का निर्माण 93.20 किलोमीटर लंबा होगा और इसे 4 फेज में बनाया जा रहा है। इससे कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और शहर की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।